ओके, चलिए ये लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको कल लास्ट टाइम तक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं किसी भी साइंटिफिक नोटेशन वाले कंपाउंड का, ये सब मैंने बच्चों आप लोगों को पढ़ा दिया था। बढ़िया से पढ़ाया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। क्या आप लोगों ने नोट्स बनाए है क्या बच्चों? क्या आप लोग नोट्स बना रहे हो क्या? बताओ भाई, क्या आप लोग नोट्स बनाए हो या हाँ नहीं सर। बनाए हो? सब लोग बनाए हैं ना? ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सब लोग जो है अच्छे से तैयारी करोगे और बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? वीडियो लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है, ध्यान रखिए। ठीक है ना? तो सर ठीक है, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सर कि क्या हमारे पास टॉपिक था। ठीक है ना? तो आओ बच्चों जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर क्या था? सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को पढ़ना था बच्चों। एक्चुअली ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये क्या होता है, कैसे इसको जनरेट किया जाता है और सर क्या इसका यूज है और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजों को बच्चों आज के लेक्चर में हमें जानना है। बहुत बढ़िया से मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे बच्चों हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो सर यहाँ पे आपका क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है सर, ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बच्चों? एक्चुअली यहाँ पे इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स। एक तरीके से मीनिंगफुल डिजिट्स हैं विच आर नोन विद सर्टेनली। ठीक है ना? जिन्हें हम जो है जान सकते हैं। देखिए कैसे जान रहे हैं? देयर आर ए सर्टेन रूल फॉर द डिटर्मिनेशन फॉर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर स्टेटेड। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास बच्चों क्या होता है, कुछ सर्टेन डिजिट होते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास क्या होता है, सर्टेन डिजिट होते हैं और कुछ बच्चों क्या होते हैं, अनसर्टेन डिजिट होते हैं। इन दोनों का जो समेशन होता है ना, तो दोनों का जो समेशन होता है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, SF बोल रहा हूं। कुछ सर्टेन डिजिट्स होते हैं और कुछ अनसर्टेन डिजिट होते हैं, उसको बोलते हैं अब आप बोलेंगे सर ये सर्टेन और अनसर्टेन क्या है? सपोज मैंने क्या कहा, देखिए सपोज आपने एक रीडिंग नोट की। सपोज बच्चों आपने कोई एक रीडिंग नोट की है, कोई मीटर लिया और उस मीटर का रीडिंग आपने क्या किया, नोट किया। उस रीडिंग की वैल्यू आ रही थी, पहला स्टूडेंट की आई 2.8 आई, दूसरे वाले स्टूडेंट की आई 2.81 आई, तीसरे वाले स्टूडेंट की आई 2.82। ऐसा आ गया, आया नहीं आया? तो देखो इसमें क्या हुआ, ये स्टूडेंट नंबर ए था, ये स्टूडेंट नंबर बी था और ये स्टूडेंट नंबर सी था। आप लोगों को मैंने बोला कि बच्चों आप इस मीटर की रीडिंग को बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो। तो एक बच्चे ने कैलकुलेट किया, उसने कहा सर 2.8 आ। बी वाले ने कैलकुलेट किया कि सर उसने कहा 2.81 आ गया। सी वाले ने कहा सर 2.82 आ। तो बच्चों आप देखो इसमें एक डिजिट ऐसी आ रही है, एक डिजिट ऐसी आ रही है जो बिल्कुल फिक्स है। एक डिजिट स्टूडेंट बिल्कुल ऐसी आ रही है, फिक्स आ रही है। तो ये जो पहली वाली ये दो जो ये वाली डिजिट है ना, ये बिल्कुल फिक्स आ रही है। तो ये बिल्कुल क्या है, एक सर्टेन डिजिट है। ये सारे के सारे स्टूडेंट जितने बच्चे भी कैलकुलेट करेंगे सबके पास 2 आएगा ही आएगा। सो दैट्स वाई ये जो डिजिट होगी सर ये बिल्कुल सर्टेन डिजिट। और पीछे देखो किसी का 8 आ रहा है, किसी का 81 आ रहा है, किसी का 82 आ रहा है। तो ये पीछे के डिजिट है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है ना, तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। सर जब इस अनसर्टेन और सर्टेन को आपस में सम करते हैं ना, तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सर्टेन प्लस अनसर्टेन को बच्चों जब हम लोग ऐड करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का एक मीनिंग हो गया सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। ठीक है ना? जब सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट दोनों को हम लोग जो है बच्चों क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना? तो इसको बोला जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या सभी को? से यस और नो। सिग्निफिकेंट का मतलब सर सर्टेन प्लस अनसर्टेन। अब रिपीट करना है तो आप बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि सर इसको रिपीट करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है हमको। बस आप बता दीजिएगा बच्चों कि सर रिपीट करिएगा।
तभी तो हम कर पाएंगे, क्यों? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलिए सर आगे देखिए। तो सर हम अब क्वेश्चन मेन ये है कि हाउ टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर। हम लोग इस बात को कैसे डिटरमाइन करेंगे सर, किसी पॉइंट में किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। किसी में हो सकता है 4 हो सकते हैं, किसी में हो सकता है 5 हो सकते हैं, किसी में हो सकता है 10 हो सकते हैं। सर 4 5 10 के बेस पे हम लोग कैसे, मैंने बताया बच्चों कैसे जो है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करें। इस नोट्स के अलावा मैंने आपको बताया है बच्चों, कोई भी थ्योरी के लिए कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप कोशिश करिएगा इसी को पढ़ने की, इसको बढ़िया से घर पे बनाइए, समझ रहे हैं ना। कोई भी जो है कुछ दूसरी नोट्स को नहीं पढ़ेगा। तो देखिए सर कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेटस दिया गया है। तो सर पहला क्या है, देखिए ऑन ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो का मतलब सर जो जीरो नहीं है। तो ऑल नॉन जीरो टर्म आर सिग्निफिकेंट, सारे के सारे नॉन जीरो टर्म सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 2.85 सॉरी 285 सेंटीमीटर, देयर आर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो 285 दिया हुआ है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो है। तो इसमें 1 2 3 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 4 2 5 6, तो देखो बच्चों सारे के सारे नॉन जीरो है ना, जीरो एक भी नहीं है। तो इसमें अगर आपसे बोला जाएगा कितने सिग्निफिकेंट है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, तो इसमें 4 है। अगर मैं आपको बोलता हूँ 5 6 7 8 9, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 1 2 3 4 5, सर आप बोलेंगे इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो टर्म है। आए रहे बच्चों समझ में, रूल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस ऐसे इसमें देखिए 0.25 देखिए, तो 0.25 में आप देख रहे हैं नॉन जीरो, ये दोनों हैं। तो 0.25 में ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, दो क्या हो जाएगा सर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो पहला नंबर का रूल बिल्कुल आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपकी बिल्कुल तैयार है, आपको टेंशन नहीं लेने का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रूल नंबर 2 देखिए, जीरोस देखिए, रूल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, जीरो प्रिसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो कह रहा है नॉन जीरो डिजिट से पहले, नॉन जीरो, जीरो प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो टर्म से पहले जो जीरो होता है ना, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है ना। सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट करता है। देखो ये नॉन जीरो टर्म है ना, 0 पॉइंट देखो 0.03 लिखा हुआ है ना, तो नॉन जीरो से पहले जो जीरो है, तो ये दोनों जीरो है, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा सर इसमें एक ही सिग्निफिकेंट आया। आए रहे सबको समझ में। सर इस वाले में देखो, देखो 0.0052, सर इसमें देखो 0.0052, तो ये तीनों तीनों जीरो है, तो इसमें ये दोनों है। समझ रहे हैं ना, ये रूल आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये रूल के बेस पे, क्योंकि हमें कोई ड्रीम्स नहीं हुआ है, कोई सपने नहीं हुए हैं कि मैं जो है आपको बता दूं कि जो है ऐसा कुछ रूल है। सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास कुछ रूल हैं। उस रूल के बेस पे बच्चों आप लोगों को बताना है कि कौन सा पॉइंट सिग्निफिकेंट था, कौन सा हुआ। और जैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने कहा 0.00265 तो देखो ये तीनों के तीनों जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ओनली ये चार यहाँ पे क्या हो जाएंगे सर, ये चार आपके क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। क्या ये दोनों के दोनों रूल समझ में आए रहे बाल को आपको? बिल्कुल क्लियर है ना, देख यस लीजिएगा, सर। कोई भी टेंशन अगर लेने का नहीं है। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। ओके, शाबाश 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 शाबाश। शिवानी आज पहली बार आई हो क्या, शिवानी ककाडे? शिवानी आज आप पहली बार आई हो शायद ना। डेली आओ यार, या तो आप अब्सेंट रह रही हो।
या तो आप अब्सेंट रह रही हो। बच्चों अब्सेंट मत रहो यार, कितनी बार समझाऊं मैं आपको, कितनी बार समझाएं कि बच्चों अब्सेंट मत रहिए। चलिए, चलो बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, ठीक है ना सर। यहाँ पे दूसरा वाला 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट बताएं, 1 मिनट चल। ओके ओके ओके, तो क्या कह रहे हैं कि सर यहाँ पे नेक्स्ट रूल देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट रूल है 3rd नंबर। तो 3rd नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। वो कह रहा है कि दो नॉन जीरो टर्म के बीच में, दो नॉन जीरो टर्म के बीच में बच्चों जो जीरो होगा ना वो ऑलवेज ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। 10 इस एग्जांपल के देखो, देखो वो कह रहा है 2.005 नॉन जीरो टर्म है ना, ये दोनों के दोनों, इनके बीच में जो जीरो होगा ना बच्चों वो सिग्निफिकेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट। देखिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ, 600215। तो देखो अब ये नॉन जीरो टर्म के बीच का जीरो है ना, तो ये भी सर अब आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं ये वाले जो जीरो हैं सर ये भी आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये कुछ भी कर लीजिएगा, 2.015167। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो सर यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बच्चों देखिए कितना आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। ठीक है ना, कोई भी टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। आप देख सकते हैं सर ये आपका इस तरीके से सिग्निफिकेंट आ रहा है। सर यहाँ पे देखिए 4th वाला, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, 4th वाले स्टेटस में देखिए, 4th वाले लाइन में रूल्स में देखिए, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ इफ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड बाय दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या कह रहा है, सुनो सुनो, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ नंबर। ठीक है ना, पहली बात जीरो एट द एंड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, क्या बोला है, जीरो बेसिकली कोई नॉन जीरो टर्म है ना, जैसे ये डेसिमल पॉइंट है। अब देखो वो क्या कह रहा है, जीरो एट द एंड, तो ये एंड वाले जीरो हैं, और राइट ऑफ या राइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड बाय दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। जीरो पहली बात एंड में होना चाहिए किसी नॉन जीरो के, और दूसरी बात यहाँ पे ये कह रहा है बच्चों, दूसरी बात आपसे ये कह रहा है कि राइट साइड में होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के। ठीक है ना, ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, तो राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो ये भी ऑलवेज क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना। 4th पॉइंट दोबारा सुनो, 4th पॉइंट में ये बोला है कि सर जीरो एट द एंड, जीरो एंड, तो एंड वाला ये जीरो है, और राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में भी है, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पे कितने हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 0.5000, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो राइट साइड में है डेसिमल पॉइंट के, इसके इधर वाले, तो ये भी आपका 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट और एंड में होने चाहिए, तभी आप सिग्निफिकेंट। बच्चों अगर रिपीट करना है तो बोल सकते हैं, जैसे मैंने इसी में देखो
ये लिखा 6.25000। तो सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, है ना? ओके ओके, रिपीट क्या कह रहा हूँ, रेणुका जाधव कह रही है कि सर रिपीट करिएगा। बच्चों रिपीट में क्या बोला है? जीरो एट द एंड और राइट ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। पहली बात जो जीरो है ना बच्चों, वो एंड और राइट, एंड और राइट वाला जो जीरो होगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल। बशर्ते वो जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होना चाहिए। तो ये डेसिमल पॉइंट है ना, इसके राइट साइड में है ये जीरो, और एंड में भी है देख लो, और राइट में भी है। तो ये वाला जो जीरो होगा ये हमेशा सिग्निफिकेंट। समझे हो क्या रेणुका जाधव? बोलो, समझ में आई है क्या बात? संदीप अभी समझ में नहीं आया बेटा? फिर रिपीट तो किया मैंने। संदीप बोलो बेटा, संदीप। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। जैसे एक दो और देखो इसी में, जैसे हम ये कह सकते हैं सर 6.25000। तो सर इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे ना। अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा आपको? अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा? अमृता, अनीशा, अंकिता, अस्मिता, है ना? आ रहा ना बेटा आपको समझ में? मैथिली, ईशा, मानसी, नरसिंह, प्रणौती, प्रीति। ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों। ओके ईशा, ओके ओके। कल वो एक लड़का आया था प्रफुल्ल, आज कहाँ गया? वो गायब हो गया क्या? बच्चों यही तो तुम लोगों की बड़ी दिक्कत है, आप लोग जो है क्लास को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। सारे एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं। सीरियसली पढ़ो यार, सीरियसली पढ़ो बच्चों। स्नेहल, स्नेहल कैसा लग रहा है बेटा? स्नेहल कैसा फील हो रहा है? ओके, तो बच्चों डेली पढ़ो यार, डेली आओ क्लास। ओके ठीक है ना, चलिए चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सर यहाँ पे देखिए, फिफ्थ पॉइंट पे देखिए, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 बॉल 20x हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। ठीक है ना? अब देखो, these are exact number and can be represented by writing finite number of zero after placing a decimal point। जैसे मैंने आपको बोला ना, जैसे बच्चों मैंने आपको बोला ना कि जैसे मैंने आपको बोला 24 बनाना, तो अब आपको 24 बनाना में आपको कोई बोलेगा, बनाना पीछे से बोलना चाहिए, किसी चीज को ऑब्जेक्ट के साथ बोल रहा हूँ ना, मैं किसी चीज को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बोल रहा हूँ। पूजा, पूजा क्या हुआ? पूजा क्या हुआ? ठीक है ना? तो जैसे बच्चों मैंने आपको बोला 24 बनाना, अब आपको बोलेंगे सर 24 बनाना में कितने सिग्निफिकेंट है? तो भाई 24 बनाना तो 24.000 इनफाइनाइट, तो इसमें हम बोलेंगे इनफाइनाइट है। ऑब्जेक्ट के साथ बोलना चाहिए, जैसे मैंने कहा 2 बॉल, 2 बॉल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? ऑब्जेक्ट के साथ अगर नाम ले रहा हूं तो आप बोलेंगे सर 2 बॉल में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आया रे बाल को समझ में? हाँ या ना बोलो? तो बच्चों ये सिग्निफिकेंट फिगर की मुझे लगता है कि कहानी इतनी ही थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा बेटा ये सिग्निफिकेंट टॉपिक?
ये बिल्कुल शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ था, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक, अभी नया नया था, तो इसलिए आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ था और मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, स्वराली शिंदे, स्वराली शिंदे आप आज शायद पहली बार आ रही हो। स्वराली शिंदे आज शायद आप पहली बार आ रही हो, हैं? आपका भी कुछ भरोसा नहीं है शायद ना। आप कल के लेक्चर में क्यों नहीं आई स्वराली आप? कल कहाँ था आप स्वराली? ओके, 5 नंबर पॉइंट रिपीट कर। ठीक ठीक, कल थी क्या? देखो बच्चों, जो बच्चे डेली आते हैं ना, मुझे उनका नाम याद हो जाता है। नाम याद कैसे होता है? क्योंकि वो बच्चे डेली आते हैं, डेली आंसर देते हैं, डेली टीचर की नजरों में बने रहते हैं, तो उन्हें टीचर्स का जो है उनका नाम क्या हो जाता है, याद हो जाता है। मुझे पता है कि ये बच्चा डेली आ रहा है, ये बच्चा डेली आ रहा है। अब जो बच्चा एक दिन आएगा, मुझे ऐसा तो लगेगा, फिर 4 दिन गायब रहेगा, फिर 3 दिन आएगा, फिर 2 दिन और गायब रहेगा, फिर मुझे ऐसे ही तो लगेगा ये पहली बार आ रहा है। कैसे पता लगेगा टीचर को? इतने बच्चों में थोड़ा ना पता लगता है ना। ओके चलो, पॉइंट नंबर 5 रिपीट करता हूँ मैं। एक मिनट है। Counting number of objects, for example 2 balls 20x have infinite significance। कह रहा है अगर जैसे मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई नंबर बोलता हूं मैं, तो अब आपसे बोलता हूं उस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने आपको बोला 20 बनाना, तो 20 बनाना किसी ऑब्जेक्ट केले के साथ, बनाना के साथ बोला हूं ना मैं 20 बनाना, तो 20 बनाना में आप ये बोलेंगे सर इनफाइनेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है। किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई नंबर को बोलना, तो उसमें बोला जाता है इसमें बच्चों इनफाइनेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है ना, इनफाइनेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैंने कहा 2 बॉल, तो भाई 2 बॉल ऑब्जेक्ट के साथ नाम ले रहा हूं, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, इनफाइनेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है ना। ओके अथर्व आ गया क्या बेटा? वेरी गुड बेटा, शाबाश। ठीक है ना। चलो, तो ये ऐसा ये हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, चलो सब लोग एक बात बताओ बच्चों, एक बात, एक काम करते हैं सर, 0.0225061, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? क्या आप लोग मुझे बताओगे क्या? क्या आप लोग मुझे ये बात बताओगे कि सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं टोटल? बोलो बेटा, शाबाश। क्या आप लोग मुझे इस बात को बताओगे कि सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं टोटल? सब लोग बताओ भाई, भाई बढ़िया से बताइए। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड बच्चों। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। 8 सिग्निफिकेंट। देखो देखो बच्चों, देखो बच्चों, देखो, देखो बिल्कुल सही कह रहा है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए, ठीक है ना। हाँ, 9 नहीं। देखो 8 क्यों है सर? ये जो जीरो है ना, ये जीरो नॉन जीरो टर्म से पहले है। रूल नंबर सेकंड। अरे बच्चों बताओ, बताओ बताओ, एक लड़के ने पूछा है, राजनंदिनी को बताओ कि सर 8 कैसे है, 9 क्यों नहीं है कह रही है।
आप मुझे ये बच्चों बताओ कौन सा रूल नंबर अप्लाई हो रहा है? सर रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 में क्या बताया गया था? चलो पीछे, रूल नंबर 2 में ये बताया गया था कि जो जीरो है, नॉन जीरो टर्म से पहले का जो जीरो है ना, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। राजनंदिनी समझ में आया बेटा? वैल्यू नहीं बेटा, वैल्यू से मतलब नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है। ये एंड वाला जो जीरो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो एंड वाला जीरो है ना, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। समझ रहा है अथर्व? ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जीरो एंड ऑफ द, मैंने यहाँ पे लिखा है ना। वेरी गुड राजनंदिनी, आ गया बेटा, वेरी गुड। ये लिखा है, ये जीरो एट द एंड, एंड वाला जो जीरो होगा ना, ऑलवेज ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। समझे? समझे बच्चों? ये बात बोल रहा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। ठीक है, चलो। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर आपका क्लियर हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा सर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बढ़े क्या? बोलो भाई। शाबाश शाबाश। प्रसाद, वेरी गुड। ओके, तो सर अब हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं क्या? सर इसके बारे में बच्चों आप लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के बहुत बार बार जो है कुछ चीजें पूछी जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। सर एटॉमिक मास क्या होता है पहले ये समझाइए। पहले हम एटॉमिक मास समझाते हैं, देन हम मॉलिक्यूलर मास को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखिए, एटॉमिक मास क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट derived फ्रॉम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज दैट ऑफ द एटॉमिक। इसमें ये बात बोली गई है कि जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी ना, उससे जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया है। उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का नाम है एटॉमिक मास। ठीक है ना? एक मिनट है। हाँ हाँ ठीक है, एडिशन ऑफ मास। ठीक ठीक ठीक। एक्चुअली ये मास तो है ना, लेकिन थोड़ा सा बच्चा इसकी थ्योरी क्या है ना, थोड़ा अलग टाइप की थी, अलग टाइप की ये थ्योरी थी। ये जो थ्योरी थी सर, ये थोड़ा अलग थी। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है ना? देखिए इसमें क्या लिखा गया है। ईच एलिमेंट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटॉमिक मास। सारे एलिमेंट का एक कैरेक्टर होता है एटॉमिक मास का। As atoms are very teeny particle, their absolute mass have difficult to measure. इनका अगर आप एब्सोल्यूट और करेक्ट और एग्जैक्ट मास अगर फाइंड आउट करना चाहते हो ना बच्चों, तो ये बात बहुत इम्पॉसिबल है। किसी चीज को, किसी एटम का करेक्ट और एग्जैक्ट मास को मेजर करना बहुत टफ है, आसान नहीं है बेटा। बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल बड़ा डिफिकल्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है, हाउ इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द रिलेटिव मास ऑफ द एटम। ये बात कैसे पॉसिबल हुई किसी एटम का
रिलेटिव मास निकालना। आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सर ये बात कैसे पता लगा, किसी एटम का हम लोग रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। सर एक बात बताओ बच्चों, 1 kg मैंने लिखा 1 kg, 1 kg क्या है, kg क्या है, kg सर एक यूनिट है, सर एक यूनिट है। किसी ने कहा, फ्रांस की एक कमेटी ने कहा केजी इज ए यूनिट, हम केजी बोलते हैं। अगर फ्रांस की वो कमेटी, इमेजिन करो बच्चों, अगर फ्रांस की वो कमेटी केजी की जगह पे बोल देती है आपको सिलेंडर, तो आप क्या बोलते, 1 सिलेंडर बोलते, नहीं बोलते। सीजी, समझ रहे हैं, सीजीपीएम कमेटी जो फ्रांस में एसआई कमेटी इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी, उसी ने तो बोला, उन्होंने ही तो बोला केजी, और उसके बाद आज तक सारी दुनिया जो है केजी केजी करके चिल्ला रही है ना। तो बच्चों इमेजिन करिएगा, सपोज अगर वो कमेटी केजी की जगह पे सिलेंडर बोल देती तो आप क्या बोलते, सिलेंडर, जस्ट बोलते, नहीं बोलते, ठीक है ना। तो सिलेंडर आप लोग बोलते, अगर वो कोई, अगर दूसरा कोई बॉक्स बोलते तो बॉक्स को भी हम लोग क्या बोल देते, हम वो बॉक्स मान के चलते, ठीक है ना। तो फ्रांस की एक कमेटी हुई, तो कमेटी ने उस टाइम पे डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी में भी कुछ चीजों का पता होना था, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन किया गया वहां पे। तो जब वो सब डिस्कशन किया गया तो उन्होंने कार्बन 12 एक स्टेबल एटम लिया। ये कार्बन 12 सर क्या है, एक आइसोटोप ऑफ कार्बन है, ठीक है ना, एक आइसोटोप ऑफ कार्बन है और एक स्टेबल एटम है, स्टेबल है और आसानी से नेचर में मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया बच्चों, कार्बन 12 का क्या किया, एक आइसोटोप, मतलब कार्बन 12 के एटम को जो है इन्होंने लिया। इन्होंने कहा अगर हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन 12 के एक एटम को लिया, और एक एटम का क्या किया बच्चों, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक कार्बन 12 के 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन। इन्होंने क्या किया बच्चों, कोई भी एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट को कंसीडर किया। मान के चलो अभी आप केजी नहीं जानते हैं, मैंने कहा आप केजी नहीं जानते हैं, तो वहां पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि कार्बन 12 एटम को लिया, इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को लिया, कार्बन 12 का जितना मास था उसका 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट को कंसीडर किया, तो इनको ये बोला गया। अब मैंने आपको बोला जैसे आप बोलते हैं 2 केजी शुगर, 2 केजी शुगर की जगह पे केजी अभी मान के चलो आपके पास नहीं है, तो केजी की जगह पे इन्होंने क्या नाम ले लिया है, ये वाला टर्म ले लिया है, ये टर्म ले लिया है, क्या लिया, 2 इंटू, ये केजी की जगह पे इन्होंने ये लिखा 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। समझ रहे हैं क्या, कार्बन एटम का 1/12 पार्ट को क्या किया, साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिया। रिपीट करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा 1/12 पार्ट ही क्यों लिया, ये भी सही करी। सर एक्चुअली कार्बन क्या होता है, नेचर में सबसे आसानी से मिल जाता है, और जब कार्बन सबसे आसानी से जब मिल जाता है ना, तो जैसे कैसे मिलता है कार्बन, मैं आपको बता, कोई चीज जलाएंगे तो सीधा कार्बन निकलता है, तो कार्बन एटम लिया। 1/12 पार्ट क्या था, इसका बहुत मिनिमम मास था। उस मिनिमम मास को मास स्पेक्ट्रो, एक हमारे पास एक लैब में एक डिवाइस होती है जो मास को मेजर करता है, उसका नाम होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। हमारे पास लेबोरेटरी में बच्चों एक डिवाइस होती है जो मास को बहुत आसानी से मेजर करती है। उस मास स्पेक्ट्रोमीटर से 1/12 का पार्ट का, जो कार्बन 12 का जो कार्बन एटम था उसका 1/12 पार्ट जो है, उसका मास निकालना बड़ा आसान था। समझ रहे हैं क्या, उसका मास निकालना बड़ा आसान था, इसलिए उन्होंने 1/12 पार्ट ले लिया। समझ रहे हैं क्या, उनका 1/12 पार्ट ले लिया, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब जैसे 2 केजी शुगर बोला, तो 2 केजी की जगह पे क्या बोल दिया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे देखो मैंने कहा 4 ग्राम, 4 केजी, 4 केजी की जगह पे क्या बोला, 4 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। समझ रहे हैं क्या, ये बोल दिया।
सर एक और बात बताओ, इधर देखो बच्चों, अब देखो मैंने कहा 3 ग्राम, तो ग्राम या केजी बात एक ही है, तो 3 इंटू क्या बोला, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, समझ रहे हैं क्या। आपको बोला 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। अब देखो सर ग्राम केजी तो उस टाइम पे था नहीं, तो ये लोग क्या किसके बेस पे मेजर कर रहे थे कि 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, ठीक है ना सर ये। ओके, ठीक है बेटा। सर यहाँ पे अब आपने क्या किया बच्चों, जरा ध्यान से देखो, सर ये जो मास था ना, ये मास निकालना थोड़ा सा आसान था, ठीक है ना, ये मास निकालना क्या था, थोड़ा सा आसान हो रहा था। और केजी के बारे में इन लोगों को किसी को तो पता नहीं था, सर केजी किसको बोलते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया बच्चों, बस सीधे जो है जो भी निकाला इसके बेस पे मान के चल, ठीक है ना। अब देखो बार बार आप देख रहे हैं, बार बार बच्चों आपको क्या लिखना पड़ रहा है, 1/12 इंटू क्या लिखना पड़ा, 1/12 इंटू देख रहे हैं 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, बड़ा दिक्कत हो रहा था, बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इन्होंने जो 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम को एक नाम दे दिया, एक छोटा सा बोला कि भाई ये बड़ा दिक्कत कर रहा है, लिखने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लोग ये कर लेते हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं, इसको हम लोग मान के चलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं इस 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम को, और जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, AMU बोल देते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो 1 AMU होगा ना, 1 AMU इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, ऐसा बोलेंगे, मास ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि सर ये 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम लिखना बड़ा टफ हो रहा था, उसकी जगह पे AMU लिख दो, तो मैंने जैसे 2 kg लिखा, तो 2 kg को इन्होंने क्या बोल दिया, 2 AMU नाम दे दिया। सर 4 kg लिखा, 4 kg को क्या नाम दे दिया, 4 AMU लिखा। अब AMU तो आपने सुना है ना, से यस और नो, AMU तो सुना है ना, क्या बोल रही है बेटा, क्या बोल रही है, कौन सा क्वेश्चन बोल रही, बोलो कौन सा क्वेश्चन बोली बेटा, शाबाश, बोल तो बेटा, मैं देखा नहीं होगा। क्या बोल रही, कुछ बोल, दोबारा लिख, तो दिख नहीं रहा है। क्या लिखा था, दिख ही नहीं रहा है। काई का आंसर पूछा था राज नंदिनी आपने, क्या पूछा था भाई इस लड़की ने, किसी को पता है बेटा। अच्छा, एक तो अथर्व का आ रहा है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में कुछ फर्क है, दोबारा लिख बेटा, क्या आंसर पूछा था, दोबारा लिख, क्वेश्चन दिखता नहीं है, बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, इतना मैसेज एक्चुअली पता नहीं लगता है, पढ़ाते टाइम जो है मैं चैट नहीं देखता हूँ ना, चैट ओपन करना पड़ता है, ये एप्लीकेशन में मैं चैट अलग से ओपन करना पड़ता है मुझे, ऐसे नहीं दिखता है ना। क्या बोलिए, 1/12 से कोई आसान कोई नहीं है क्या, अच्छा 1/12 से कोई आसान नहीं है क्या, नहीं, 1/12 से आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि 1/12 के बेस पे 1/12 से आसान इसलिए नहीं है, मैं आपको सही सही एक बात बता देता हूँ, जो कार्बन का जो मास था ना, वो जो मास था कार्बन का जो स्टैंडर्ड मास था, वो सीधे आपको एक एवोगैड्रोस नंबर को क्या कर रहा था, करस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना, एवोगैड्रोस नंबर को करस्पॉन्ड करता है।
सर वो एवोगैड्रोस नंबर को कैसे करस्पॉन्ड करता है मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सर आसान मास इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि आप देखिए अगर आप 1/4 पार्ट निकालते तो वो मास ज्यादा आता, मोर वैल्यू आती, मोर वैल्यू आती। सर आप अगर जो है 1/10 निकालते तो सर वो भी ज्यादा आता। तो एक कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अगर आप कंसीडर करेंगे तो 1/12 से आ जा रही थी, और 1/12 से आने के बाद आपका एवोगैड्रोस नंबर के साथ उसको हम कोरिलेट आसानी से कर सकते थे। अब एवोगैड्रोस नंबर से कोरिलेट कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताने जाऊंगा। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा, थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है ना। क्योंकि 1/12 से मैंने आपको बताया कि सर इससे आसान वैल्यू कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर कम से करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, और वो वैल्यू जब ज्यादा आएगी ना बच्चों, जब वो वैल्यू ज्यादा आएगी ना तो आप क्या बोलेंगे, सर अगर वो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो बच्चों आप बोलेंगे कि वो वैल्यू मास स्पेक्ट्रोमीटर ज्यादा, मोर वैल्यू आ रही थी, मोर वैल्यू को कंसीडर करने में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए 1/12 वाला इसलिए लिया, उससे वैल्यू कम आ रही थी और उस वैल्यू की एक्यूरेसी बढ़िया से आ रही। समझ रही हो, ये फ्रांस की जो कमेटी थी उसने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब बताओ कोई बात, उस वैल्यू की एक्यूरेसी बढ़िया आ रही थी क्योंकि वो वैल्यू लेस थी, लेस वैल्यू थी इसलिए उसका एक्यूरेसी आ रही थी, ठीक है ना। बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना तो जैसे बीच में मैं पढ़ा रहा हूँ तो चैट नहीं देखता हूँ, अब जब चैट देखता हूँ कोई बात जैसे, अब उसके बाद क्या होता है आप लोग बहुत सारे चैट आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, और जब मैसेज आते हैं तो बहुत कुछ क्वेश्चन, कुछ जो बातें आप पूछ ही रहती वो दिखती नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग यस नो लिखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दिखना बड़ा टफ हो जाएगा, है ना। ओके चलो चलो कोई बात नहीं। चलिए तो आप समझ रहे ना एएमयू मैं किसको बोल रहा हूँ, सर एएमयू किसको बोल रहा हूँ, एएमयू किसको बोल रहा हूँ बच्चों, मुझे ये बताओ सर मैं एएमयू किसको बोल रहा हूँ, सब लोग बताओ भाई, सबको पता है ना। सबको पता है बच्चों कि सर आप एएमयू किसको बोल रहे हैं, एएमयू की वैल्यू मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। ओके तो ठीक है सर, आपने निकाल दिया तो देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर सबको पता लग गया कि सर आपने एएमयू किसको बोला, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों 1 मिनट है, 1 मिनट बच्चों, इधर देखो इधर देखो। सर मैंने कहा मैं एएमयू किसको बोला था, तो 1 AMU इज इक्वल टू मैं क्या नाम बोला हूँ, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या बोला, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बोला हूं ना 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एक बात इसमें बता देता हूँ, आप लोग एक बात बताओ मुझे, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, जैसे आप बोलते हैं ना मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या बोलते हैं 16 ग्राम, तो इसकी जगह पे उन्होंने क्या लिखा था 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूं मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम का कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएगा 14 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर 14 इंटू, हाँ बिल्कुल 14 इंटू ये आएगा, ठीक है ना। अब देखो सर जो ये मास ऑफ कार्बन 12 एटम आया है ना, ये जो आप काई की जगह पे लिख रहे हैं, जो आप ग्राम केजी लिख रहे हैं उसकी जगह पे लिख रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना ऑक्सीजन का मास 16 AMU, और नाइट्रोजन का क्या बोल सकता हूँ सर 14 AMU बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ बच्चों, बोलो आप लोग, सर 14 AMU और 16 AMU इसको बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ सर, किसी का भी अगर कार्बन का मास जो भी निकालना है आ जाएगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, सर आपने बोला 1 AMU, तो आपको अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ऑक्सीजन का मास, तो पहले तो 1 AMU आपने क्या बोला, 1 AMU सर आपको पता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम,
और ऑक्सीजन का मास क्या बोला आपने, 16 AMU। नाइट्रोजन का क्या बोला सर, 14 AMU। ठीक है ना सर। यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद आपने किसका बोला सर, फ्लोरीन का कितना बोला सर, 18 AMU। अब आप देख रहे हैं इसका क्या मतलब है, कोई भी एटम कितना टाइम हैवियर है, कितना टाइम हैवियर है AMU से, कोई भी एटम कितना टाइम हैवियर है AMU से, उसी को बोला जाता है उसका एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर है, ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। कोई भी एटम, ठीक है ना, कितना टाइम हैवियर है मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन एटम लिख देता हूँ, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी होता है स्टैंडर्ड एटम, लेकिन हमने यहाँ पे कार्बन ही लिया हुआ है। हाइड्रोजन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कोई भी एटम कितना टाइम हैवियर है कार्बन एटम के मास से, बच्चों उसको बोला जाता है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है अथर्व, बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखो इधर देखो, इधर देखो सर, तो देखो यहाँ पे क्या डिफिनेशन, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स mass of one atom of the element is heavier in comparison to mass of one carbon atom, है ना। एक कार्बन एटम के मास से, हाइड्रोजन भी होता है लेकिन हमने कार्बन लिया हुआ है, एक कार्बन एटम के मास से सामने वाला एटम कितना टाइम हैवियर है, तो दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। जैसे मैंने कहा 14 AMU, तो 14 AMU का क्या मीनिंग हो गया रे बच्चों, 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। तो आप क्या बोलेंगे सर, नाइट्रोजन एटम 14 टाइम्स हैवियर है, ठीक है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम से। आया समझ में या नहीं आया, हाँ या ना बोलो भाई। याद करने की जरूरत नहीं है, सब ऐसी ये नॉर्मल है सारा। समझ रहे हैं क्या, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, ओके ठीक है ना। कोई भी दिक्कत अगर किसी को आती है तो आप बोल सकते हैं सर इसको आप दोबारा, ओके ठीक है। अब देखो सर, अब देखो सर, इधर देखो बच्चों, देखो सर AMU की वैल्यू तो निकाल के दिखाओ हमको। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर AMU की वैल्यू तो निकालो। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने कहा 1 AMU इज इक्वल टू क्या बोला, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन। बच्चों मास ऑफ कार्बन, मैंने आपको बताया था किसी भी एटम का मास निकालना आसान नहीं है। मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, मास निकालने के लिए बच्चों हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। तो बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस था जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो ओनली किसी एटम के एब्सोल्यूट मास को, किसी भी एटम के किसी एलिमेंट के एब्सोल्यूट मास को बताता। उसमें कार्बन 12 का मास ऑफ कार्बन एटम कितना निकला था, मास ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास निकला था वो निकला था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम निकला था। इतना मास ये आपको याद रखना है सर, ये मास निकला हुआ था, ठीक है ना। तो 1 AMU में ये वैल्यू रखो, तो 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना निकला 1.99 इंटू 10⁻⁻23, तो ये वैल्यू आती है बच्चों 0.166 इंटू 10⁻⁻23। तो मैं इसको लिखता हूँ 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है ना। ग्राम में मैंने इसको निकाल दिया है 1 - 10⁻⁻24 ग्राम। तो बच्चों अब आप बोलेंगे सर 1 AMU इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो AMU की वैल्यू इतनी आई। समझ में आई बात क्या, समझ में आई बात क्या। अब देखो आया बच्चों समझ में, हाँ या ना बोलो, AMU की वैल्यू कितनी आई, आया सबको समझ में, हाँ है ना। ऐश्वर्या क्या बोल रही हो आप, बोलो बोलो। ओके 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 ओके। अच्छा एक काम करो बच्चों, एक काम करो बच्चों, तो 1 AMU इज इक्वल टू, एक काम करो, एक काम करो सर, 1/Na की वैल्यू कितनी आती है, 1/Na इज इक्वल टू क्या होता है 1.6.023 इंटू 10⁻23।
तो सर ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ये वैल्यू देखो, 1 मिनट है, मैं इसको निकाल देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 6.023 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये भी वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 आएगी, नहीं आएगी? बोलो रे बच्चों, आप कैलकुलेटर से काउंट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बोलो बच्चों, ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, हाँ सर। हाँ हाँ, ये सब पढ़ाऊंगा यार, ये अभी आप पढ़ेंगे, अभी थोड़ा रुके रहो ऐश्वर्या, सही कह रही है, रुको। तो देखो अथर्व, एक बात बता बेटा, एक बात बता, तो मैं इसको 1 AMU इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम नहीं लिख सकता हूँ क्या? 1/Na को AMU के बराबर आ रही ना वैल्यू? आ रही या नहीं आ रही? बोलो। हाँ अरे सर। 1/AMU आपका Na के बराबर आ रही नहीं आ रही? देखो 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na के इक्विवेलेंट आई नहीं आई वैल्यू? रिपीट करना है तो बोलो रे बच्चों, किसी को रिपीट करना है तो बोलो, शाबाश, बोलिए बोलिए बोलिए, रिपीट करना है तो बोलो बोलो, रिपीट करना होगा तो रिपीट लिखिएगा, रिपीट करना है तो नो रिपीट लिखिएगा, समझ रहे हैं ना? ओके 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 भाई, ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पूजा शाबाश, ठीक है। ओके देखो सर, ये आपने लिख लिया, तो ये आप 1 AMU इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसका ये लिखना कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो एक बात बताओ, तो अगर आप AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम करना पड़ेगा, समझ है ना? नोट्स बनाना, पूरी बातों को डिटेल में बता रहा हूँ, ये सब नीट जेई में यही सब पूछता है, छोटी छोटी चीजें, बेसिक बात, इसलिए कोई भी कुछ भी छूटे ना आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलो बच्चों आगे बढ़ो आगे बढ़ो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा और पढ़ाना पड़ा है, टॉपिक बीच में रह रहा है, किसी को लेट तो नहीं हो रहा है बच्चों? किसी को लेट तो नहीं हो रहा है? थोड़ा और पढ़ाना पड़ा है, बीच में छूट रहा है नहीं तो टॉपिक। ओके 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 दिशा, ओके चलो देखो, तो मैं यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा है मैंने, सर इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एएमयू, एएमयू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, और जो जो रहे इसकी क्वांटिटी किसके बराबर है? 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, वन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना? कार्बन 12 के एटम के बराबर हो रही है, ठीक है ना? एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लिया हुआ है जो पहले बताया था, ठीक है ना? और इसके इक्वल, और ये ग्राम में इतना होता है, इसको केजी में इतना कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना? कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे है। तो वो 1 AMU इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप देख रहे हैं 1 AMU की वैल्यू इतनी आई थी, अभी अभी कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने, आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है ना? तो मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1 AMU, ठीक है ना? ऐसा आप लोग करेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा, मोलर मास भी अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोलर मास, तो आप क्या बोलेंगे? मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, किसी एटम के 1 मोल का मास, किसी एटम के 1 मोल का मास, तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? Na, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? Na, है ना? Na एटम। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 मोल नाइट्रोजन का मास, 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा? तो देखो 1 मोल में हम लोग कैसे लिख रहे हैं, देखिए, तो आपको पता है नाइट्रोजन का मास कितना होता है? तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया? Na इंटू 1, है ना? तो Na इंटू 1, 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया? 14 इंटू Na, होगा नहीं होगा? इंटू AMU, 14 Na AMU होगा ना? बोलो भाई, सब लोग बोलो भाई, बच्चों सब लोगों को पता है ना, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, सब लोगों को पता है ना, मैंने ये बात पहले भी पढ़ाई है। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? सर 14 Na हो जाएगा, 14 Na हो जाएगा।
तो देखो 14 Na क्या होगा, AMU में होगा ना आंसर, तो 14 इंटू Na इंटू AMU को क्या लिखेंगे 1/Na ग्राम। तो Na से Na कैंसिल हुआ, तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 14 ग्राम। ये देखो इस ट्रिक से आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दोबारा समझा रहा हूं मैं इस पॉइंट को। देखो बच्चों आपके पास कैसे आया है, एक बार और समझो। देखो मैंने आपको क्या बताया, देखिए हैं, 1 मिनट सब लोग बड़ा ध्यान से देखिए। देखिए 1 मिनट है, बड़े ध्यान से देखो बच्चों। मैंने क्या बोला, 1 AMU इज इक्वल टू क्या बोला, 1 AMU इज इक्वल टू बोला 1/Na ग्राम, बोला ना। अब देखो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है Na एटम, है ना। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है Na एटम, Na एटम एवोगैड्रोस नंबर। तो अब मैं कह रहा हूं 1 मोल नाइट्रोजन का मास, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास। तो आप क्या बोले, 1 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब Na, तो Na इंटू 14 कितना होता है 14, क्या हो जाएगा AMU होगा नहीं होगा, बोलो Na इंटू 14 AMU। तो देखो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, Na इंटू 14 इंटू AMU को क्या लिख सकता हूं मैं 1/Na ग्राम, लिख सकता हूं क्या, ग्राम। Na से Na कैंसिल करो बच्चों, तो क्या हुआ आंसर 14 ग्राम। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा। अच्छा अब मुझे पहले ये बात बताओ, क्या किसी को ये टॉपिक ये पॉइंट रिपीट करना है क्या, बिल्कुल अब अथर्व को अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया, क्या रिपीट करूं किसी को, क्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप बोलिए तो सही। ओके शाबाश 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 शाबाश। अच्छा थोड़ा 2 मिनट इधर देखो, थोड़ा 2 मिनट देखो। तो अब एक कहानी यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, अगर सपोज आपको आपको अगर आपको सपोज बच्चों आपको अगर एक पॉइंट ऐसा बोल देगा ना 14 AMU, तो AMU को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो AMU को हटा के सीधे क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। आप सीधे अपनी मर्जी से क्या लगा देना है, ग्राम लगा। 14 AMU का मतलब 14 ग्राम कर देना है। ग्राम कैसे सर, मैंने ये वाले रिलेशन से फाइंड आउट कर दिया। तो कभी भी आज के बाद ध्यान रखिएगा, कोई भी मास अगर AMU में दिया होगा, आपको आंख बंद करना है और सीधे उसमें ग्राम लगा देना है, AMU को साइड कर। समझ में आई बात बेटा, ये बात अब आपको समझ में आ गया। तो असली मास, अब सुनो, असली मास किसमें होता था, AMU में ही होता था। लेकिन सर उसको मैंने ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया, ये क्या समझ में आ गया, बताओ भाई, सब लोग बताओ। असली मास जो एक्चुअल मास था वो AMU में ही था, लेकिन सर उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया, क्या इस बात में किसी को डाउट है तो बोलिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही बात मुझे आपको समझानी थी बच्चों, यही मुझे समझा। तो आज के बाद क्या आप लोग कभी भूलोगे क्या, AMU क्यों था, AMU हमने क्यों लिया था और हमने उसको ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया। इस लेक्चर को 2 बार देखना, ये बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल का है। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया मोल के साथ, उसमें मैंने बताया कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके साथ पूरा बात, पूरी बातों के साथ मैंने आपको ये बताया है कि ऐसे ऐसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना। अच्छा राजनंदिनी को रिपीट करना है क्या, अच्छा राजनंदिनी तुम पहले से तुम नहीं आई हो क्या, या पहले से आती है, आप पहले से आ रही हो या नहीं आई हो बेटा, बोलो शाबाश। क्या न्यू हो आप, ऐश्वर्या का क्या डाउट है, डाउट ऑडियो मैसेज मत करना है, डाउट लिखना। चलो एक बार और समझाता हूं मैं, देखो बेटा कैसे समझते हैं।
देखो क्या बोला था मैंने बोला ना एक मोल नाइट्रोजन का मास, तो 1 AMU इजिकल टू क्या बोला मैंने अभी 1/Na ग्राम। तो एक मोल में क्या होता है, एक मोल में कितने एटम होते हैं, Na एटम होता है। ये सब बेसिक लेक्चर है, मैंने आपको बेसिक लेक्चर पढ़ाए हैं ना, तो ये सब बेसिक लेक्चर हैं, उस बेसिक लेक्चर में, ठीक है ना, ठीक है ना, उस बेसिक लेक्चर में ये पढ़ाया था 1 मोल इज इक्वल टू Na एटम, ठीक है ना। अब देखो एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है 14, और एक मोल है तो 14 Na होगा, 14 Na AMU होगा नहीं होगा। एक मोल नाइट्रोजन एटम है तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, ऑलरेडी Na होते हैं, Na इंटू 14 AMU, ये क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। सर इस Na को Na इंटू 14 इंटू AMU को क्या लिख सकते हैं आप, 1/Na ग्राम लिख सकती हो, ग्राम। Na से Na कैंसिल हुआ तो ये 14 ग्राम आया, नहीं आया, आंसर बोलो। अब आ गया समझ में, आया बेटा, क्या नाम है, राजनंदिनी, आ गया बेटा समझ में आप, हाँ या ना बोलो। ओके, अब तो बढ़िया से आ गया होगा। एक मोल का मतलब Na होता है। अच्छा ऐश्वर्या कह रही है कि सर कार्बन 12 एटम ही क्यों लिया है, सर कार्बन 12 एटम ही क्यों लिया है। बच्चों देखो कार्बन 12, बच्चों कार्बन हमारे पास अलग अलग होते हैं, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन आपको पता है सर डायमंड फॉर्म में मिलता है, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है। भाई डायमंड फॉर्म वाला कार्बन क्या आसानी से मिल जाएगा क्या, क्या डायमंड फॉर्म वाला कार्बन क्या आसानी से मिल सकता है क्या, डायमंड तो बहुत महंगा है। उसी का भाई दुनिया भर का रोड में पड़ा हुआ रहता है कार्बन, समझ गई हो, उसी का भाई जो है दुनिया भर का रोड में पड़ा हुआ रहता है। और कौन सा वाला कार्बन, जो काला वाला कार्बन रहता है, जो कोल रहता है, जो महाराष्ट्र में जो है दुनिया भर की जो है माइंस है कोल की, है ना, तो वो तो आप किसी चीज को जलाओगे तो कार्बन ही निकलेगा ना, कार्बन 12, सस्ता वाला कार्बन, तो इसलिए जो आसानी से मिलेगा वही तो। डायमंड वाला कार्बन थोड़ने लेंगे भाई, डायमंड तो बहुत आसान। अब हाइड्रोजन थोड़ने लेंगे, हाइड्रोजन तो भाई खरीदनी पड़ती है। यूरेनियम थोड़ने लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से मंगानी पड़ती है यूरेनियम तो, है ना। तो इसलिए कार्बन दुनिया भर का है इंडिया में, क्यों, ऑक्सीजन थोड़ी नहीं लेंगे। भाई आप भी अभी आपने देख लिया होगा ऑक्सीजन के लिए कैसा हो गया था, मुंबई में ही देख लिया होगा हालत कितनी खराब होगी, इतना ऑक्सीजन तो था ही नहीं, बड़ी मुश्किल से तो अभी प्लांट लगाए। तो इसलिए कार्बन जो है आसानी से अवेलेबल होने वाला एलिमेंट था, इसलिए उसी को लिया गया था। हाँ इसलिए उसी को हमने रेफरेंस लिया था, जो आसानी से हमें मिल गया। हाइड्रोजन भी ले सकते थे लेकिन हाइड्रोजन कम लिया, हाइड्रोजन कम लिया क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली मटेरियल है, कॉस्टली है, आसानी से उतना आसानी से नहीं मिलता। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला है अथर्व, क्योंकि सर ये आसानी से मिलता है, ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलता है, और सस्ता मिलता है, हर जगह अवेलेबल हो जाता है, आप कहीं भी जाइए तो कार्बन जल्दी ये वाला मिल जाएगा। हाइड्रोजन भी ले सकते हैं लेकिन अब हम नहीं ले सकते हैं ना, उन्होंने हाइड्रोजन भी लिया था, हाइड्रोजन भी लिया था, लेकिन हाइड्रोजन भी लिया था बच्चों, लेकिन बात क्या हुई थी कि हाइड्रोजन भी लिया था लेकिन हाइड्रोजन उतना बढ़िया से अवेलेबल नहीं था, हम नहीं ले सकते, वो तो उन्होंने जो लिया होगा वही हमको लेना पड़ेगा ना, हम थोड़ी ना लेंगे, हमें नहीं लेना है, समझ गई हो। चलो भाई अब आप बताओ, चलो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, इजिली अवेलेबल है। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलिए बच्चों, किसी को अगर कोई बात कहनी है तो आप लोग मुझे बताइए, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा लेक्चर को